आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की साइंस का 10वां चैप्टर जीवों में श्वसन के बारे में जानेंगे। श्वसन क्या होता है? अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जीवों में श्वसन। जब हम तेज़ी से दौड़ते हैं तो हमारी सांस तेज़ी से चलती है या हम हाँफने लगते हैं। दौड़ने के बाद हम सांस तेज़ी से क्यों लेने लगते हैं? तो इसको समझने के लिए जानना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। हम श्वसन क्यों करते हैं? सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि खाना खाते, सोते, पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन में क्या होता है? पहले हम सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो वायु को शरीर से हम बाहर निकालते हैं। जब हम वायु को बाहर निकालते हैं तो इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, यानी यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन का ऑक्सीकरण करने में सहायक होती है। कोशिका में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन का विखंडन होता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इससे अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट अवायवीय श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल बनती है। अतः इनका उपयोग शराब या वाइन, बियर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यीस्ट के अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप अल्कोहल बनती है। हमारी पेशी कोशिकाएं या मसल्स भी अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन की उस समय अस्थायी रूप से जब कमी हो जाती है तब पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करती हैं। जैसे बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, घंटों तक टहलने, साइकिल चलाने, भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। इसलिए पेशियां अवायवीय श्वसन करके ऊर्जा प्राप्त करती हैं। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपने देखा होगा पेशियों में ऐंठन होती है। ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक एसिड का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। अगर गर्म पानी से स्नान किया जाए या शरीर की मालिश की जाए तो ऐंठन में आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म जल से स्नान और शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप
पेशी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा से में ऊर्जा ऑक्सीजन मिलती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, हम एक प्रयोग कर सकते हैं। श्वसन हमारे लिए कितना आवश्यक है ये देखने के लिए, अगर हम अपने नाक और मुंह को एक साथ कुछ देर तक बंद करें तो हम देख सकते हैं हम अधिक देर तक बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि श्वसन एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय या जीवन पर्यंत होता रहता है। श्वसन या सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन, एक उच्छ्वसन। क्या हमारी श्वसन दर हमेशा स्थिर रहती है? ऐसा नहीं होता है। इसके लिए देखिए एक हम प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो सामान्यतः हमें ये आभास नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि हम कोशिश करें तो हम श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हमें पहले विश्राम की स्थिति में बैठना होगा और अंदर सांस खींचनी होगी और छोड़नी होगी। तो 1 मिनट में हम कितनी बार सांस अंदर लेते और बाहर निकालते हैं, इसकी गणना ही श्वसन दर कहलाती है। कोई भी व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उस समय हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी भी अधिक शारीरिक काम को करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें जब हम तेजी से श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन अधिक मिलती है। ऑक्सीजन अधिक मिलेगी तो क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण तेजी से होगा और हमें ऊर्जा मिलेगी। यानी अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाकलाप अधिक करते हैं उन्हें भूख अधिक आती है। इसी तरह से जब हम देखिए सोते हैं तो हमारी श्वसन दर कम हो जाती है क्योंकि उस समय हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जब हमें नींद आती है या जब हम जम्हाई लेते हैं तो इसका कारण क्या है? देखिए, जम्हाई लेते समय हम लंबी सांस लेकर अधिक ऑक्सीजन को शरीर के अंदर भरते हैं। अब देखिए, श्वसन दर को जो है ये अलग अलग क्रियाकलाप में अलग अलग होती है। हम दैनिक जीवन में बहुत से काम करते हैं। कभी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कई काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, जैसे कोई व्यक्ति सोता है तो इसको अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उस समय, क्योंकि अधिक ऊर्जा नहीं चाहिए, इसलिए उसकी श्वसन दर कम होती है। अगर कोई व्यक्ति टहल रहा है धीरे धीरे तो उसकी श्वसन दर अपेक्षाकृत अधिक होगी, क्योंकि उसे सोए व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर कोई बच्चा उछल कूद कर रहा है तो उसको क्या होगा? अधिक ऊर्जा की ज़रूरत है या अधिक श्वसन दर उसकी होती है। इसी तरह से जो शारीरिक काम कर रहा है उसकी श्वसन दर अधिक होती है। कोई व्यक्ति मानसिक कार्य कर रहा है उसकी श्वसन दर कम होती है शारीरिक कार्य करने की अपेक्षा। इसी तरह से देखिए, स्त्रियां घर में बहुत से कार्य करती हैं तो उनको अधिक ऊर्जा की ज़रूरत है। अधिक ऊर्जा के लिए उनकी श्वसन दर क्या होगी? अधिक होगी। यानी जब हम आराम की स्थिति में हैं तो हमारी श्वसन दर कम हो जाती है। हम श्वास कैसे लेते हैं? देखिए, सामान्यतः हम अपने नाखूनों
या नासाद्वार के द्वारा वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन के द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से या नाक से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों या फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े कहाँ होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पहली स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। देखिए कैसे अनुभव कर सकते हैं। अगर हम एक गहरी सांस लें और अपनी हथेली को उदर पर रखेंगे तो हमें उदर की गति का अनुभव होता है। तो इस तरह से हम सांस जब लेते हैं तो कैसे ले रहे हैं, देखिए चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। इस चित्र में श्वसन तंत्र का चित्र दिखाया हुआ है। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग क्या होते हैं? फेफड़े। फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? जो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर देखिए, हम नाक के द्वारा वायु को अंदर खींचते हैं। जो हम वायु अंदर खींच रहे हैं, नीचे देखिए इसके मुख गुहा दिखा रखी है। तो जब हम वायु को अंदर लेते हैं, वायु कहाँ जाती है? देखिए श्वसन नली से होते हुए ये फेफड़ों में पहुंचती है। आपको यहाँ पे श्वास नली दिख रही होगी। श्वास नली आगे जाके दो भागों में बट जाती है और ये दोनों भाग कहाँ खुलते हैं? फेफड़ों में खुलते हैं। अब ये हमारे शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं जो वक्ष गुहा में स्थित हैं। पसलियों की हड्डियों के बीच में ये सुरक्षित होते हैं। तो इस तरह से वायु श्वास नली से होते हुए कहाँ तक पहुँचती है? फेफड़ों में पहुँचती है। फेफड़े में क्या होती हैं? देखिए कूपिकाएँ होती हैं। कूपिकाएँ एक जाल जैसा बिछा होता है जिससे फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और वो अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा, पसलियाँ इसको घेरे रहती हैं। यह एक तरह से कह सकते हैं पसलियाँ फेफड़ों को सुरक्षित रखती हैं। नीचे डायफ्राम दिख रहा है। ये डायफ्राम ऊपर नीचे आता है तो उससे क्या होता है? फेफड़ों का आयतन कम और अधिक होता है। अब देखिए इस चित्र में जब हम सांस लेते हैं फेफड़े किस तरह से फूलते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं किस तरह से सिकुड़ते हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए इसमें जब हम वायु अंदर लेते हैं, वायु अंदर लेने का मतलब क्या है? नाक से होते हुए वायु कहाँ जा रही? श्वसन नली से होते हुए फेफड़ों तक पहुँचती है। फेफड़े कहाँ पर हैं? पसलियों के बीच में स्थित है। पसलियाँ जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो क्या होता है? बाहर की ओर को थोड़ा सा खींच जाती हैं और डायफ्राम देखिए थोड़ा सा नीचे की ओर को आ जाता है। इससे क्या होता है? फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। फेफड़े का आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा? अधिक ऑक्सीजन फेफड़ों में जाएगी। और जब हम बाहर वायु को छोड़ रहे हैं, बाहर को वायु धकेल रहे हैं या सांस छोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है? पसलियाँ अंदर की ओर को चले जाती हैं और डायफ्राम देखिए पहले से ऊपर की ओर को आ जाता है। उससे क्या होगा? फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। फेफड़े जब सिकुड़ जाएंगे तो फेफड़ों का आयतन कम हो जाएगा और वायु जो है ये बाहर की ओर को निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया होती है। देखिए जब हम सांस अंदर की ओर को खींचते हैं तो किस तरह से हमारा
विस्तारित होता है, इसको हम नाप सकते हैं फीते के द्वारा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे फेफड़े सांस लेते, जब हम अंदर की ओर को सांस ले रहे हैं तो फूल जाते हैं। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूल, परागकण, धूम्र होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोम में फंस जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं। तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। देखिए, श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल मॉडल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे फेफड़ों में वायु भर सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल चाहिए। इसके पैदे को काटकर अलग कर देंगे और वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लेंगे। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छेद करेंगे जिससे एक नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे लगा देंगे। नली को बोतल में लगा देंगे। देखिए, ये चित्र में दिख रहा है, ये ऊपर ये गुब्बारे इसमें दिखाए हुए हैं। नीचे देखिए, इसमें रबर शीट लगाई हुई है। अब इसमें देखिए, ये गुब्बारे जो हैं ये फेफड़े को दर्शाते हैं। इसमें 2 गुब्बारे लगे हुए हैं। ऊपर जो नली है ये श्वसन नली है, समझ लीजिए, जो गुब्बारों में खुल रही है, या हम कह सकते हैं फेफड़े में खुल रही है। अब देखिए, जब रबर शीट को नीचे की ओर को खींचते हैं तो यानी रबर शीट क्या दिखा रहा है, डायफ्राम को। उससे क्या होता है, अंदर का आयतन बढ़ गया, बाहर से वायु अंदर किस में भर गई, ये गुब्बारे में भर गई है। इससे गुब्बारे फूल जाएंगे। यानी जब अंदर वायु आती है तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। और जब हम रबर शीट को ऊपर की ओर को करते हैं, यानी डायफ्राम जब ऊपर की ओर को होता है तो क्या होता है, आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाने से क्या होगा, जो फेफड़ों के अंदर या गुब्बारों के अंदर यहाँ पे वायु है ये बाहर निकल जाती है। तो इसी तरह से हमारे फेफड़ों में भी होता है। फेफड़ों में क्या होता है, जब हमारे फेफड़े जो हैं वायु उसमें भरती है तो फूल जाते हैं, और जब वायु उसमें से निकल जाती है तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। तो देखिए, इस मॉडल में ऊपर की नली क्या दिखा रही है, ये श्वसन नली को दिखा रही है, समझ लीजिए। गुब्बारे फेफड़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं, रबर शीट डायफ्राम को प्रदर्शित कर रही है। जब वायु फेफड़ों में भर जाती है तो फेफड़े फूलते हैं। जब वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है तो क्या होता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। देखिए, जब हम सांस छोड़ते हैं या उच्छ्वसन में हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। एक कोई पतली स्वच्छ परख नली या टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें एक कॉर्क लगा हो। अगर टेस्ट ट्यूब नहीं मिल रही है तो कांच या प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ताज़ा बना हुआ चूने का पानी डालेंगे। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ को परख नली में इस तरह से डालेंगे कि वो चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारेंगे। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है? देखिए, चूने के पानी में क्या होता है, ये दूधिया हो जाता है चूने का पानी। इसका कारण क्या है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे क्या होता है, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ये चित्र के द्वारा इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें देखिए, एक परख नली दी हुई है। इस परख नली के अंदर क्या है, नीचे चूने का पानी दिया हुआ है। ये चूने का पानी इसमें दिया हुआ है। अब इसमें एक स्ट्रॉ यहाँ पे दिया हुआ है पतला। इस स्ट्रॉ से देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉ है। इस स्ट्रॉ से जब कोई व्यक्ति ऊपर से फूंक मारता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसका क्या कारण है, जब फूंक मारते हैं तो हम क्या करते हैं,
जो वायु छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। बेहतर जीवन के लिए श्वास। देखिए, अगर हमें अपना जीवन बेहतर करना है तो उसके लिए हमें अपने फेफड़ों के में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाना होगा। उसके लिए हम प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो नियमित रूप से परंपरागत श्वसन, व्यायाम या प्राणायाम जो है ये फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। अन्य जंतुओं में श्वसन। देखिए, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की तरह फेफड़े होते हैं। क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? क्या ये हमारी तरह ही सांस लेते हैं? इसी तरह से देखिए, बहुत से कीट होते हैं, इनमें फेफड़े नहीं होते, फिर ये श्वसन कैसे करते हैं? जैसे कॉकरोच है। देखिए, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र भी कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में पहुंचती है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचती है। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ये नहीं पाए जाते। केंचुआ कैसे श्वसन करता है? केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर यह हमें आर्द्र या नम और श्लेष्मी प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, क्योंकि मेंढक भी क्या होती है? आर्द्र और श्लेष्मी होती है। व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती हैं। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय वह पानी की फुहार भी छोड़ती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि व्हेल फेफड़ों द्वारा श्वसन करती हैं। वो ऑक्सीजन लेने के लिए पानी से बाहर आते रहती हैं। जल में श्वसन। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं अथवा जीवित रह सकते हैं? देखिए, हम लगातार जल में नहीं रह सकते, क्योंकि हम वायु से ऑक्सीजन को लेते हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वो जल में ही श्वसन करते हैं। मछलियों में क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम या गिल्स त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। देखिए, यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है कि मछली किस तरह से क्लोम के द्वारा श्वसन करती है। आपको मालूम होगा, मछलियाँ हर समय पानी के अंदर रहती हैं। इसमें गिल्स या क्लोम पाए जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है? रक्त केशिकाओं का जाल फैला रहता है। जब पानी क्लोम से जाता है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन विसरण के द्वारा रक्त केशिकाओं में के अंदर रक्त में पहुँचती है। अब पादपों में भी क्या श्वसन क्रिया होती है? देखिए, पौधे भी श्वसन क्रिया में वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की तरह ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। पादपों में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। पौधों की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, फिर भी वो श्वसन क्रिया करती हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही जड़ों को भी क्या होते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जड़ क्या करती है? मिट्टी के कणों के बीच जो खाली स्थान होते हैं
वहाँ पे से वहाँ की वायु से ऑक्सीजन को लेती हैं। तो श्वसन जो है एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपने जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। चाहे वो जीव जंतु है या पौधा है, सभी में श्वसन की क्रिया होती है, चाहे उनमें श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जड़ें किस तरह से वायु से ऑक्सीजन को लेती हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ है चित्र के द्वारा। इसमें देखिए, इसमें मूल रोम यहाँ पे दिखा रखे हैं। जड़ ये जो दिखा रखी है, ये कहाँ पे होती है? जड़ें मिट्टी में घुसी रहती हैं। और मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी के कण तो हैं ही हैं, छोटे छोटे मृदा के कण होते हैं। मृदा के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। यहाँ पर क्या होती है? वायु होती है। वायु अवकाश इसको कहते हैं। तो जड़ें क्या करती हैं? इसी वायु अवकाश से वायु को ग्रहण करती हैं और इसी वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो इस तरह से पौधे की जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को लेती हैं। अब देखिए, आपने सुना होगा धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना होती है। हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होती है। वास्तव में मानव और अन्य जीवन के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना हानिकारक हो सकता है। देखिए, जिस वायु में हम श्वसन करते हैं उसमें लगभग 21% ही ऑक्सीजन होती है। अब देखिए, यहाँ पे एक ये चित्र दिया है। इसमें अंतर्श्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत दिखा रखा। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम वायु लेते हैं शरीर के अंदर, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है? वायु में 21%। और उच्छ्वसित जो वायु है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16.4% होती है। यानी बाकी ऑक्सीजन हमने यूज़ कर ली। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रही वायु से? 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कितनी? 4.4%। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जो हम अंदर वायु ले रहे हैं उस वायु से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अधिक बाहर निकालते हैं। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर देखेंगे।